प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट घोषणाओं पर आधारित वेबिनार को किया संबोधित। कहा, भविष्य में आने वाली किसी भी चुनौती के लिए देश को रहना होगा तैयार। हेल्थ सेक्टर से जुड़े हर क्षेत्र को मजबूत करना है जरूरी। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान आज शिक्षा मंत्री ने कहा, पिछली सरकार ने किया था शिक्षा मित्रों के साथ धोखा, भाजपा सरकार ने बढ़ाया उनका मानदेय। मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में राष्ट्रीय लोकदल समर्थकों द्वारा की गई हिंसा पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। घटना की निष्पक्ष जांच की मांग। कहा, कल की घटना से दुखी समाज को बांटने की राष्ट्रीय लोकदल की मानसिकता सही नहीं। इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए जेईई मुख्य परीक्षा आज से देश भर के 331 शहरों में शुरू। इस साल जेईई मुख्य परीक्षा फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में कुल 4 सत्रों में होगी आयोजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट घोषणाओं पर आधारित वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि भविष्य में आने वाली किसी भी चुनौती के लिए देश को रहना होगा तैयार। हेल्थ सेक्टर से जुड़े हर क्षेत्र को मजबूत करना है जरूरी। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान आज शिक्षा मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने किया था शिक्षा मित्रों के साथ धोखा, भाजपा सरकार ने बढ़ाया उनका मानदेय। मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में राष्ट्रीय लोकदल समर्थकों द्वारा की गई हिंसा पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। घटना की निष्पक्ष जांच की मांग। कहा, कल की घटना से हूं दुखी, समाज को बांटने की राष्ट्रीय लोकदल की मानसिकता सही नहीं। इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए जेईई मुख्य परीक्षा आज से देश भर के 331 शहरों में शुरू। इस साल जेईई मुख्य परीक्षा फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में कुल 4 सत्रों में होगी आयोजित। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिंह। आप समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस साल बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में जितना बजट आवंटित किया गया है वो अभूतपूर्व है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट घोषणाओं पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरे विश्व में भारत के हेल्थ सेक्टर की प्रतिष्ठा और भारत के हेल्थ सेक्टर पर भरोसा नए स्तर पर पहुंचा है। बीता वर्ष एक तरह से देश के लिए, दुनिया के लिए, पूरी मानव जात के लिए और खास करके हेल्थ सेक्टर के लिए एक प्रकार से अग्नि परीक्षा की तरह रहा था। मुझे खुशी है कि आप सभी देश का हेल्थ सेक्टर इस अग्नि परीक्षा में हम सफल हुए हैं। अनेकों की जिंदगी बचाने में हम कामयाब रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना ने हमें ये सबक दिया है कि हमें सिर्फ आज ही महामारी से नहीं लड़ना है, बल्कि भविष्य में भी आने वाली ऐसी किसी भी स्थिति के लिए देश को तैयार रहना है। इसलिए हेल्थ सेक्टर से जुड़े हर क्षेत्र को मजबूत करना भी उतना ही जरूरी है। हेल्थ सेक्टर से जुड़े हर क्षेत्र को मजबूत करना भी उतना ही आवश्यक है। मेडिकल इक्विपमेंट से लेकर मेडिसिन तक, वेंटिलेटर से लेकर वैक्सीन तक, साइंटिफिक रिसर्च से लेकर के सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर तक, डॉक्टर से लेकर के एपिडेमियोलॉजिस्ट तक, हमें सभी पर ध्यान देना है ताकि देश में भविष्य में किसी भी स्वास्थ्य आपदा के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहें। पीएम ने यह भी कहा कि भारत को स्वस्थ रखने के लिए 4 मोर्चों पर हम एक साथ काम कर रहे हैं और पीएम मोदी ने कहा कि देश में टीबी को खत्म करने के लिए हमने 2025 तक का लक्ष्य रखा है। टीबी को खत्म करने के लिए दुनिया ने 2030 का टारगेट रखा है, भारत ने 2025 तक का लक्ष्य रखा है। और मैं चाहूंगा कि टीबी की तरफ से इस समय विशेष ध्यान इसलिए देने के लिए मैं कहूंगा कि टीबी भी एक प्रकार से इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट से ही फैलती है। टीबी की रोकथाम में भी मास्क पहनना, अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, ये सारी बातें अहम है। ऐसे में कोरोना काल में जो हमें अनुभव मिला है, जो एक प्रकार से हिंदुस्तान के कॉमन मैन तक पहुंच चुका है,
अब उसी हमारी प्रैक्टिसेस को हम टीबी के क्षेत्र में भी उसी मोड में काम करेंगे तो टीबी से जो हमें लड़ाई लड़नी है बहुत आसानी से हम जीत सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आईआईटी खड़गपुर के 66वें दीक्षांत समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन आईआईटी खड़गपुर के लिए सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं बल्कि नए भारत के निर्माण के लिए भी उतना ही अहम है। इस संस्थान को देश को 21वीं सदी के भारत के देश में बन रही इकोसिस्टम में नेतृत्व की भी उम्मीद है। इस संस्थान से देश को 21वीं सदी के आत्मनिर्भर भारत में बन रहे नए इकोसिस्टम के लिए नई लीडरशिप की भी उम्मीद है। नया इकोसिस्टम हमारे स्टार्टअप्स की दुनिया में, नया इकोसिस्टम हमारे इनोवेशन रिसर्च की दुनिया में, नया इकोसिस्टम हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड में और नया इकोसिस्टम देश की प्रशासनिक व्यवस्था में। इस कैंपस से निकलकर आपको सिर्फ अपना नया जीवन ही स्टार्ट नहीं करना है बल्कि आपको देश के करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले स्वयं में एक स्टार्टअप भी बनना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधान परिषद में कहा कि प्रदेश के युवा और बच्चों के लिए खेल के मैदान की व्यवस्था ग्राम पंचायत स्तर तक करने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि ग्राम निधि के द्वारा ओपन जिम स्थापित किए जाएं तथा उन सभी जगहों पर जहां पर स्कूलों में खेलने की व्यवस्था नहीं है वहां पर खेल के मैदान की व्यवस्था की जाए। प्रदेश के अंदर उन सभी ग्राम पंचायतों में कहीं पर खेल विभाग के द्वारा, कहीं पे युवा कल्याण विभाग के द्वारा और कहीं पर मनरेगा योजना के अंतर्गत खेल के मैदान को प्राथमिकता दी जा रही है। और हमारा प्रयास है न केवल विकासखंड स्तर पर बल्कि ग्राम पंचायत स्तर पर भी, और ग्राम पंचायत स्तर पर भी अगर प्राथमिक विद्यालय के पास वो जगह मिल जाए या उच्च प्राथमिक विद्यालय के पास वो जगह मिल जाए वहां पर खेल का मैदान विकसित किया जाए जिससे बच्चों के साथ साथ गांव के सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए एक सार्वजनिक स्थल उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही वहां पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग को इस बात के लिए भी निर्देश दिए गए हैं कि स्टेट फाइनेंस की ओर से जो पैसा जाता है और धनराशि का उपयोग इस रूप में हो कि ग्राम निधि के माध्यम से हम वहां पे ओपन जिम की स्थापना भी कर सकें। आप देख रहे होंगे पिछले 2 वर्ष के दौरान, विगत 1 वर्ष तो कोरोना के खिलाफ प्रदेश की लड़ाई को आगे बढ़ाने में आप देख रहे हैं हमारा ज्यादा समय ज्यादा हो गया 1 वर्ष तो कोरोना, लेकिन प्रदेश सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है कि प्रदेश के अपने युवा ऊर्जा के लिए और खासतौर पर बच्चों के लिए खेलकूद के लिए हर गांव में खेल का मैदान उपलब्ध हो। जहां पर विद्यालय के आसपास जगह नहीं है तो अगर इंटरचेंज भी करना पड़े तो जिलाधिकारियों से सारे में निर्देश दिए गए हैं कि वे इसको एक्सचेंज करके भी विद्यालय के आसपास अगर खेल की जगह के लिए खेल के मैदान के लिए जगह उपलब्ध हो सकती है तो उसको करवाने की व्यवस्था करें। विधानसभा कार्यवाही में आज प्रश्नकाल के दौरान उत्तर देते हुए प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि शिक्षा मित्रों के साथ पिछली सरकार में धोखा किया है जबकि भाजपा सरकार ने उनके मानदेय को 3 गुना किया है। इसके साथ ही प्रश्नकाल में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि ओलावृष्टि से प्रभावित सभी कृषकों के लिए सरकार के द्वारा नुकसान की भरपाई दिलवाने के लिए उचित कार्रवाई की गई है। गरीबों की बात करने वाली सरकारों के समय में लोगों की गाढ़ी कमाई को लूटकर जो हवेलियां खड़ी की गई थी, आज गरीबों का घर बनाने के लिए वो हवेलियां ध्वस्त की जा रही है। और गरीबों की बात करना वास्तव में गरीबों के काम करना, इन दोनों में अंतर है। आज योगी सरकार गरीबों के लिए हर क्षण हर पल काम कर रही है। एक भी ऐसी कोई एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है जिसका निस्तारण न कर दिया गया हो, और पूरी सूचना मान्यवर अगर कहेंगे तो मैं पढ़ के भी सुना सकता हूं।
जहां कहीं भी ओलावृष्टि हुई थी, तत्काल एक्शन लेते हुए सरकार ने उसका पूरा प्रावधान किया और जिन किसानों की फसल नष्ट हुई थी, ये 2015 के जो भारत सरकार का नियम है, इससे जो लोग भी आच्छादित होते थे उनको पूरी तरीके से जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा सहायता दी जा चुकी है। तो ऐसा कोई भी केस पेंडिंग नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मान्यवर, आपने कहा कि किसानों की हितैषी सरकार बनती है, मैं इनका सम्मान करता हूं और निश्चित रूप से 2015 से पहले के भारत में इस तरीके की जो व्यवस्था थी और आज की व्यवस्था, मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं मैं कि 50% फसल नष्ट होने पर उनको लाभ मिलता था, उसको घटा करके उन्होंने 33% या उससे अधिक फसल नष्ट होने पर पूरी तरीके से उनको राहत देने का काम किया। मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में राष्ट्रीय लोकदल समर्थकों द्वारा की गई हिंसा पर आज केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि वे कल की घटना से दुखी हैं और समाज को कभी बढ़ता नहीं देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल की मानसिकता सही नहीं है और वे लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। संजीव बालियान ने घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की। दरअसल संजीव बालियान सोमवार को मुजफ्फरनगर के सोरम गाँव में एक शोक सभा में पहुंचे थे। संजीव बालियान पहुंचे तो वहां मौजूद राष्ट्रीय लोकदल के समर्थकों ने केंद्रीय मंत्री का विरोध किया और उनके समर्थकों के साथ मारपीट की। ये कोई पहली बार में नहीं गया। पिछले 7 वर्षों में मुजफ्फरनगर की जनता मेरा परिवार है और अपने परिवार के हर सुख और दुख, शादी हो, तेरहवीं हो, कोई भी घटना हो, उसमें शामिल होना मैंने हमेशा अपना कर्तव्य समझा है। जब मैं रस्म पगड़ी में अंदर मौजूद था, राष्ट्रीय लोकदल के ब्लॉक अध्यक्ष और 4-5 लोग हो जो राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हैं, घोषित कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने वहां पहुंचा, वहां बदतमीजी शुरू करी, वहां नारेबाजी शुरू करी और बहुत ही अभद्र व्यवहार। जिस परिवार के घर 13वीं हो, चाहे कैसा माहौल हो कि किसी ने अपना खोया हो और मैं संवेदनाएं प्रकट करने और रस्म पगड़ी पे वहां मौजूद हूं, उस संगे ऐसा करना नितांत मैं समझता हूं कि एक ऐसा कृत्य है जिसे उचित नहीं ठहरा जा सकता। केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची। राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वह सलोन विधानसभा के गोपालपुर गांव पहुंची, जहां लगभग 1 करोड़ की लागत से 6 ग्राम पंचायत भवनों का उन्होंने लोकार्पण किया। पंचायत भवनों की मांग पिछले लंबे समय से लोगों द्वारा की जा रही थी, जिन्हें स्मृति ईरानी ने जनता के हवाले किया। कार्यक्रम में स्मृति ईरानी के साथ प्रदेश सरकार के ग्राम विकास मंत्री मोती सिंह भी मौजूद रहे। स्मृति ईरानी ने कहा कि अमेठी में कई ऐसे गांव हैं जिसमें आजादी के बाद से अब तक रोड व बिजली नहीं आ सकी थी। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के प्रयास से अब वहां पर बुनियादी जरूरतें पूरा हो पा रही हैं। सलोन विधानसभा क्षेत्र में पंचायत घरों का यहाँ पर जो निर्माण हुआ उसको जनता के सुपुर्द हमने किया। ये हमारा सौभाग्य रहा कि साल 2019 से लेकर अब तक अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 300 से ज़्यादा सामुदायिक और पंचायत भवनों का निर्माण कर उन्हें जनता की सेवा में उपलब्ध करा दिया गया है। जैसा कि आज मैंने कहा, 71,000 मात्र सलोन विधानसभा क्षेत्र में किसान सम्मान निधि के हमारे यहाँ पर किसान भाई, किसान परिवार हैं जिनको प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 6,000 की सालाना किश्त उपलब्ध कराई गई है। 40,000 से ज़्यादा परिवार ऐसे हैं जिनको आयुष्मान भारत की सेवा उपलब्ध कराई गई है। अमेठी में चौमुखी विकास में जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के प्रगतिशील मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद रहा है, उसकी दृष्टि से मैंने सार्वजनिक उनको आभार व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश का जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें भी अमेठी के मेडिकल कॉलेज, सैनिक स्कूल के लिए बजट का आवंटन कर योगी जी ने हम सबको कृतज्ञ किया। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने मेरठ में छत्रपति शिवाजी सुभारती अस्पताल व सुभारती मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी स्किल लैब एवं न्यूक्लियर मेडिसिन का उद्घाटन किया। इसके बाद विश्वविद्यालय के मांगल्य प्रेक्षागृह में कौशल विकास के विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों की योग्यता ही देश के विकास की बुनियाद है और केंद्र सरकार कौशल विकास और उद्यमशीलता के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में भारत सरकार द्वारा 22 देशों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है, जो सभी देशवासियों के लिए गर्व की बात है। उन्होंने लोकल फॉर वोकल को प्रोत्साहन देने की अपील करते हुए कहा कि हमें अपने संस्कार
संस्कारों, मूल्यों एवं विज्ञान के द्वारा अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके देश का नाम विश्व पटल पर रोशन करने में अग्रणी भूमिका अदा करनी चाहिए। न्यूक्लियर मेडिसिन के इस लैब के उद्घाटन में जैसा यहाँ के विशेषज्ञों ने मुझे बताया कि ये MRI वगैरह से भी बहुत आगे एडवांस टेक्नोलॉजी है और इसमें रोगों की संभावनाओं तक, जड़ों तक जाके पता लगाने के में सफलता मिल सकती है। मरीज को क्या क्या कठिनाई शरीर में है उसका तो पता चलेगा ही, क्या क्या कठिनाई आ सकती है उसकी भी एडवांस जानकारी, जिससे उसका समय इलाज हो सके। मेडिकल कॉलेजों में पहली लैब खुल रही है सुभारती में, उत्तर प्रदेश में। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। दो बहुत इंपॉर्टेंट लैब्स हैं। एक है एनाटॉमी की डिजिटल 3D लैब। इसके अंदर हमारे बहुत सारे ऐसे मैनिक्विन्स जो हम केवल सामने सामने देखते थे, जो पढ़ाई हमारे यहाँ फोटोपिक्स में होती थी और कई बार केवल खुद से पढ़ के कभी भी प्रैक्टिकल नहीं हो पाता था। डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और हॉस्पिटल से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनकी समझ बढ़ाने के लिए, ट्रीटमेंट बढ़ाने के लिए हमने एक लैब करी है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो इसी से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं। इससे हमें लगता है कि एजुकेशन को एक डिजिटल रूप मिल पाएगा और एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ पाएगा और उस लेवल पे आ पाएगा जिस तारीख में, आज की तारीख में इंटरनेशनल पढ़ाई का लेवल है मेडिकल फील्ड में। दूसरी जो लैब है वो हमारी न्यूक्लियर मेडिसिन की लैब है। ये कैंसर के ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाने का फर्स्ट स्टेप है। हमारा एम यह है सुभारती की तरफ से कि इस क्षेत्र में कैंसर के किसी भी मरीज को कहीं पे भी जाना ना पड़े, मेरठ के अंदर अंदर सारा काम एक छत के अंदर हो जाए उसका। तो न्यूक्लियर मेडिसिन पहला है, 6 महीने के अंदर अंदर बाकी भी हमारा स्टेप आ जाएगा। बांदा में कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय क्षेत्रीय किसान मेले का केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बांदा पहुंचकर समापन किया। 20 फरवरी से 22 फरवरी तक आयोजित इस किसान मेले में 7 राज्यों से आए हजारों किसानों और कृषि वैज्ञानिक शामिल हुए। इस दौरान किसानों की समस्याओं का समाधान और विकास के लिए विस्तृत मंथन किया गया। केंद्रीय मंत्री के अलावा प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह और बांदा सांसद RK पटेल भी मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजना है कि प्रत्येक गाँव में PFO को बनाया जाए, जिसके माध्यम से हर गाँव में 300 से ज्यादा किसानों को जोड़कर उनको व्यापार के लिए मजबूत किया जाएगा। PFO बनने से गांव-गांव व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और किसान की हालत में सुधार आएगा। तो ये क्षेत्र है वास्तव में, यहाँ पर अगर कृषि के अंदर बहुत कुछ पोटेंशियल है। यहाँ पर दलहन हो, तिलहन हो, उसके लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग के माध्यम से, हॉर्टिकल्चर के माध्यम से बहुत कुछ लाभ लिया जाता है। सरकार की योजना है कि 10,000 FPO बनाए, 10,000 FPO भी बनेंगे। तो उसके लिए जो यहाँ का टारगेट है उसको भी आज मोदी जी की सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि किसी तरह से यहाँ पर FPO बने और जो किसानों को सब्सिडी मिल रही है केंद्र की और राज्य सरकार की योजना की, तो उनके द्वारा हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र है उसके अंदर भी हम कृषि किसानों के उत्पादन को बढ़ाएं और किसान को लागत अच्छी मिले। इसके लिए ये इस मेले के माध्यम से निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष लालजी निर्मल ने कहा है कि अगले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे। लालजी निर्मल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अंबेडकर के मानने वालों को अखिलेश यादव नजरअंदाज करते हैं, सिर्फ वोट बैंक के लिए समय समय पर दलित प्रेम का दिखावा करते हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में दलितों का कोई स्थान नहीं है। अखिलेश यादव को पूरे देश का दलित पहचान गया है और मेरा तो ये कहना है कि अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है और वे इस बात को जान चुके हैं। इसीलिए अखिलेश यादव जी जहां पर भी चुनाव लड़ते हैं वह सबसे पहले जातीय समीकरण देखते हैं। उनकी जाति विशेष के लोग जिस क्षेत्र में ज्यादा हैं वे वहीं से चुनाव की लड़ने की हिम्मत करते हैं और आजमगढ़ को उन्होंने इसीलिए चुना। अखिलेश यादव पूरी तरह से जातिवाद की राजनीति करते हैं, परिवारवाद की राजनीति करते हैं और खुले रूप से दलित विरोधी हैं। दलित महापुरुषों से जो उनका लगाव है पूरी तरह से छद्म है। वे अंबेडकर को नहीं औरंगजेब को प्यार करते हैं।
इसलिए देश के दलितों की ओर से मेरा यह कहना है, मैंने अपील भी किया है कि समाजवादी पार्टी और उनके नेता अखिलेश यादव का दलित बहिष्कार करें, क्योंकि अंबेडकरवाद का जो विरोध करता है, जो अंबेडकर का विरोधी है, वो दलितों का विरोधी है। हरदोई में बच्ची से दुष्कर्म व हत्या के मामले में आरोपित को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। अपर जिला जज चंद्र विनय श्रीनेत्र ने अलग अलग धाराओं में दुष्कर्मी पर 2 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। कोतवाली देहात क्षेत्र के कंथाथोक गांव में 17 मार्च 2014 को घर के बाहर खेल रही बच्ची का गांव के गुब्बू ने अपहरण कर लिया था, फिर दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या कर दी थी। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो चंद्र विजय श्रीनेत्र की अदालत ने अपने आदेश में बच्ची से दुष्कर्म कर उसकी हत्या को बर्बर, क्रूर एवं अमानवीय व मानवता की हत्या के बराबर जताया है। एक अभियुक्त जो पिछले 6 साल से जिसके खिलाफ ये मुकदमा चल रहा था, जिसमें 1.5 वर्षीय बच्ची की उसने बलात्कार के बाद हत्या कर दी थी, उसको सख्त पैरवी और एक प्रभावी पैरवी जिसके लिए शासन और स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, उसके लिए उसी क्रम में इन लोगों ने, इस पूरी टीम ने एक बहुत अच्छी पैरवी का उदाहरण दिया है और ऐसे अभियुक्त को जिसने जघन्य अपराध किया है उसको मृत्यु दंड से उसको दोषी पाते हुए उसको सजा दी गई है, जिसके लिए मैं पूरी अपनी प्रोसिक्यूशन टीम को, विशेषकर हमारे डीजीसी क्रिमिनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक मुकदमा राजबनाम गुड्डू गब्बू थाना कोतवाली देहात का लगा था, उसमें एक 1.5 वर्षीय बच्ची के साथ जो है रेप विद मर्डर, रेप करने के बाद उसकी हत्या करके लाश गायब कर दी गई थी। उस मुकदमे में तमाम साक्ष्यों को एकत्रित करने के बाद आज वो निर्णय में लगा था। उस मुकदमे को हमने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जाने वाले मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत चिन्हित किया था। अपने एडीजीसी को भी निर्देशित किया था कि उसमें प्रभावी पैरवी करें। उसी के तहत उन्होंने प्रभावी पैरवी की और हमारे एडीजीसी के तमाम जो पेश किए गए साक्ष्यों को जज साहब ने लिया और उसके अंतर्गत उनको मुलजिम को आज मृत्यु दंड से दंडित किया और 1 लाख रुपए जुर्माना से भी दंडित किया है। अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज अहम दिन है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए जेईई मुख्य परीक्षा आज से देश भर के 331 शहरों में शुरू हो गई है। इस साल जेईई मुख्य परीक्षा फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई कुल 4 सत्रों में आयोजित होगी। पहला सत्र 23 से 26 फरवरी तक चलेगा। छात्र अपनी सुविधा अनुसार इनमें किसी भी सत्र में परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अगर कोई छात्र एक से अधिक सत्र में शामिल होता है तो मेरिट लिस्ट में उसके सर्वश्रेष्ठ स्कोर को शामिल किया जाएगा। परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मुताबिक फरवरी सत्र के लिए 6,61,000 से अधिक छात्रों ने आवेदन किया है। इस साल पहली बार जेईई मुख्य परीक्षा 13 भाषाओं में आयोजित होगी, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी के अलावा असमिया, बांग्ला, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, उर्दू और गुजराती भाषाएं शामिल हैं। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के 34वें प्रांतीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा है कि भगवान राम के जीवन से हम संदेश ग्रहण कर सकते हैं, कैसे भगवान श्री राम ने माता पिता, भाई और प्रजा के साथ अपने कर्तव्यों को निभाया है। हर संकट व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जागरूक और सजग पत्रकार देश की निरंतरता को आगे बढ़ाता है। निर्भीक पत्रकारिता समाज और सत्ता के अवगुणों को रोकने में सक्षम है। पत्रकारिता एक मिशन रहा है और इसे इसी रूप में आगे बढ़ाना चाहिए। इस अवसर पर पत्रकारों को सम्मानित किया गया तथा एक स्मारिका का भी विमोचन किया गया। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। रेशम के कीड़े पालने वाली महिला किसानों को प्रदेश सरकार के सहयोग से एमआईटी यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें लखनऊ, बहराइच और गोंडा की महिला किसानों को सम्मानित किया गया। इन्हें कैसे अच्छा और अधिक रेशम उत्पादन करना है, इसकी जानकारी दी गई। रेशम के कीटों को क्या बीमारी होती है और कैसे उनका बचाव किया जाए, इसके लिए भी प्रशिक्षण दिया गया। डॉक्टर शालिनी ने कहा कि ये महिला यहां से जाकर आसपास के किसानों को भी जागरूक करेंगी, जिससे उनकी आय दोगुनी हो सके। शहतूत की खेती के साथ दूसरी खेती भी की जा सकती है, इसका प्रशिक्षण भी इन लोगों को दिया गया है। दूर दूर से आई महिला किसानों ने कहा कि इस प्रशिक्षण के बाद हम रेशम उत्पादन में अच्छा काम कर सकेंगे। वहीं कृषि वैज्ञानिकों ने भी इन महिलाओं को कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं।
ये प्रशिक्षण जो है वो विशेष रूप से शहतूती रेशम के ही ऊपर हुआ है। और शहतूती रेशम में जैसा कि जिसकी आवश्यकता होती है, सबसे पहले हम शहतूत का पेड़ लगाते हैं, तो पेड़ लगाने की विधि नर्सरी से लेकर के और पत्ते तोड़ने तक की है, उसमें बताया गया है। इसके बाद में इनको कीट पालन कैसे करें, कीट पालन के विषय में पूरी जानकारी दी गई है। और कीट पालन के बाद में एक और महत्वपूर्ण विषय होता है, वो होता है सीड प्रोडक्शन का, तो उसके बारे में बताया गया है। तो अब ये महिलाएं, वैसे तो ये इसमें अधिकांश महिलाएं पहले से करती आ रही हैं, अब इस प्रशिक्षण के माध्यम से इनको नई नई जानकारियां मिली हैं, उससे इनको आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। जी देखिए, इसके पीछे जो मंशा थी मेरी कि मैंने वुमेन फार्मर को ही टारगेट किया और रूरल वुमेन फार्मर को, क्योंकि जो हमारा जो रेशम पे जो कार्य चल रहा है, थोड़ा सा प्रदेश हमारा पीछे तो है ही, तो उसमें हमारी महिलाएं जो हैं, हमारी जो सरकार है वो बहुत सारी सब्सिडी भी दे रही है उन लोगों को। तो मुझे ये था कि अगर हम महिलाओं को जो इसमें इन्वॉल्व हैं, अगर उनको लेकर हम ठीक से ट्रेनिंग कराएं, उनको एक ठीक से जानकारी दें हमारे अलग अलग विशेषज्ञों को लेकर, तो जो बेचारी इतनी मेहनत कर रही हैं, तो शायद थोड़ी सी जब जानकारी मिल जाएगी तो उनकी लागत बढ़ जाएगी और उनकी जो समस्याएं हैं वो हम तक पहुंचेंगी, उससे उनको छुटकारा मिल पाएगा। जो कीट पालन में है उसमें भी साल में जैसे कीड़े के अनुसार है कि जिससे कीड़े नहीं मर जाते हैं, तो उसमें 1.5 से 2 कुंटल तक के पैदावारी हो जाती है। जो कीड़े मर जाते हैं तो कुंटल से भी कम हो जाता है। तो चूँकि शालिनी मैम ने ये बहुत अच्छा किया कि महिलाओं को प्रशिक्षण दिया कि महिलाएं इसमें ट्रेंड हों और वो घर बैठे कुछ ना कुछ कमा सकें, कुछ अपने लिए, हर सबके सामने हाथ ना फैलाएं ये चीज़ें। तो मैं मैम का ये तो सर मैं बहुत धन्यवाद करूंगी शालिनी मैम का कि उन्होंने महिलाओं का ये कार्यक्रम जो रखा है बहुत अच्छा रखा है, और मुझे पूरा भरोसा है कि इससे महिलाओं की आय दुगनी जरूर होगी, जो भी यहाँ समझाया गया है। जनपद बलरामपुर में नारी सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं को बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त कर महिलाएं सरकार के वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को पूरा करने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को भी बैंकिंग सेवा से जोड़कर आगे बढ़ने में मदद करेंगी। जनपद में 678 महिलाएं बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी में चयनित होकर इंडियन बैंक स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। वित्तीय समावेशन को लेकर बैंकिंग सखी गांव की महिलाओं को बैंक से जोड़ेंगी और उनके खाते खुलवाकर अन्य बैंकिंग कार्यों में सहयोग करेंगी। यहाँ मैं बीसी प्रशिक्षण के लिए आई हुई हूँ, जो जिसे NRLM द्वारा चुना गया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं, स्वयं सहायता समूह से हम लोग जुड़े हुए हैं जिससे, तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं जो बैंकों तक किसी कारणवश नहीं जा पाती हैं, सुविधाएं नहीं ले पाती हैं, तो उनको वो सुविधाएं प्रदान कराना। मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हूँ, जो NRLM द्वारा मुझे ये सुविधा प्राप्त की गई है। यहाँ बलरामपुर इंडियन बैंक स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में ये मुझे ट्रेनिंग, बीसी सखी की ट्रेनिंग करवाई जा रही है, जिसको मैं मतलब ट्रेनिंग करके फिर गाँव में जो समूह की महिलाएं हैं जो बैंक किसी कारणवश नहीं जा पा रही या किसी असुविधा होती है, तो उनको उसकी जानकारी करना, उनके खाते खुलवाना, ये हमारा काम हो। मैं बीसी सखी का प्रशिक्षण यहाँ पे कर रही हूँ। मैं इसलिए यहाँ प्रशिक्षण कर रही हूँ कि सर मतलब हमारे ग्राम में जो समूह बना हुआ है, उसमें महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं कि जो बैंक तक नहीं पहुँच पाती हैं, किसी कारणवश जानकारी ना होने के नाते या फिर असुविधा उनको लगता है, तो उन्हीं लोगों को हम वहां तक बैंक तक पहुंचा सके, उनका सहयोग कर सकें। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट घोषणाओं पर आधारित वेबिनार को किया संबोधित। कहा, भविष्य में आने वाली किसी भी चुनौती के लिए देश को रहना होगा तैयार। हेल्थ सेक्टर से जुड़े हर क्षेत्र को मजबूत करना है जरूरी। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान आज शिक्षा मंत्री ने कहा, पिछली सरकार ने किया था शिक्षा मित्रों के साथ धोखा, भाजपा सरकार ने बढ़ाया उनका मानदेय। मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में राष्ट्रीय लोकदल समर्थकों द्वारा की गई हिंसा पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। घटना की निष्पक्ष जांच की मांग। कहा, कल की घटना से दुखी समाज को बांटने की राष्ट्रीय लोकदल की मानसिकता सही नहीं। इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए जेईई मुख्य परीक्षा आज से देश भर के 331 शहरों में शुरू। इस साल जेईई मुख्य परीक्षा फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में कुल 4 सत्रों में होगी आयोजित।
इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।